दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा जो है वो तुगलक वंश का पार्ट सेकंड है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आगे प्ले करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आपको अगर मेरी आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही है तो कृपया करके आप अपनी सेटिंग में जाके मेरे वॉइस को 1.5x या तो 2.0x पर कर लें, ताकि आपको आवाज़ जो है वो आपके अनुसार मिल सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग जो भी नए यूज़र हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। और प्लीज़ अगर और भी पढ़ने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक का बटन प्लीज़ दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासेस में। आज है हमारा टॉपिक फिरोज़ शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। जन्म इनका हुआ था 1309 ईस्वी में। इनका मूल नाम था कमालुद्दीन फ़िरो। राज्याभिषेक जो इनका हुआ था मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद फिरोज़ तुगलक का राजरोहण 20 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा में सिंधु नदी के तट पर हुआ था। 45 वर्ष की उम्र में वह सुल्तान बने। उपाधि सैयद उस सलातीन खलीफा ने यह उपाधि इन्हें प्रदान की थी। सल्तनतकार का अकबर जो है इतिहासकार एल्फिंस्टन एवं इलियट ने इन्हें कहा था। सल्तनत का जय सिंह भवन निर्माताओं का राजा बर्नी ने उसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार फिरोज एक धर्मांध सुल्तान और सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रज था। वही शम्स-ए-सिराज हफीज़ फिरोज को संत घोषित करता है। फिरोज गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब एवं बीवी जैला, जो कि हिंदू थीं, का संतान था। जैला की उपाधि बीवी कधानु थीं। वह अबोहर यानी पंजाब की निवासी और वहीं के भट्टी राजा रणमल की पुत्री थीं। उसका विवाह रज्जब के साथ गियासुद्दीन ने बलपूर्वक करवाया था। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। बर्नी के इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज़ तुगलक को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक वसीयतनामा रख छोड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो उसने फिरोज़ तुगलक को अमीर हाजिब का पद प्रदान किया था। दक्षिण जाने से पूर्व मोहम्मद तुगलक ने 1345 ईस्वी में दिल्ली में एक संरक्षक परिषद का गठन किया, जिसका प्रमुख फिरोज़ तुगलक था। कबीर खां एवं ख्वाजा जहां इस परिषद के अन्य सदस्य थे। फिरोज़ स्वयं में इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था। उसे सल्तनत का जयसिंह भी कहा जाता था। फिरोज़ ने फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना की थी। उसने समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया था। उसने एक जल घड़ी यानी ताश घड़ियाल का विकास किया था। उसने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज़शाही के नाम से लिखी, जिसका शाब्दिक अर्थ फिरोज की विजय है। हालांकि इसमें उसकी किसी भी साम्राज्यिक विजयों का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। फिरोज एक निर्वाचित सुल्तान था। उसके चयन में मुख्य भूमिका नसीरुद्दीन चिराग देहलवी एवं सरदारों ने निभाई, परंतु फिरोज जब ठट्टा में ही था तो वज़ीर अहमद अयाज़ ने राजगद्दी पर एक शहजादे को बैठा दिया। अतः फिरोज ने मुल्तान पहुंचकर सरदारों एवं मुस्लिम कानूनविदियों से परामर्श लिया। मुस्लिम कानूनविदियों ने ख्वाजा-ए-जहां अहमद अयाज़ के उम्मीदवार को नाबालिग होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। अतः फिरोज का सिंहासनारोहण निर्विवाद न था। सर्वप्रथम बुजले हेग, तदुपरांत
डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी एवं डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने फिरोज को अपहरणकर्ता स्वीकार किया है, जो कि सत्य नहीं है। दिल्ली पहुंचने से पूर्व फिरोज ने अजोधन के बाबा फरीद गंज सकर के मकबरे पर प्रार्थना की। हांसी में वह सूफी कुतुबुद्दीन मुनव्वर से अनुचित समय में मिलने की भूल की, जिसके कारण उसे सूफी से फटकार पड़ी। दिल्ली में फिरोज के आगमन पर 21 दिन तक उत्सव मनाया गया। फिरोज ने आदेश दिया कि उसके शासनकाल में भविष्य में होने वाले समारोह 21 दिन ही चलेंगे। आगे जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में शासन अव्यवस्थित हो गया था। कुलीन अमीर, सेना, सैनिकों तथा रूढ़िवादी मुस्लिम धर्मशास्त्रियों के बीच तीव्र असंतोष था। अतः फिरोज तुगलक जब सुल्तान बना तो इन्हीं वर्गों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया। प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उसने संपूर्ण राजकीय ऋण चुका दिए। कुलीन एवं सेना, अमीरों एवं सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। घोषणा की कि इक्ता का आवंटन जिस इक्तेदार को हुआ है, वह उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र, दामाद, गुलाम आदि से जो भी उपलब्ध होगा उसे आवंटित कर दिया जाएगा। आत्मकथा में फिरोज कहता है, जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ। नियम बनाया कि यदि कोई सैनिक सेना में नहीं आ पा रहा है तो अपनी जगह बेटा, दामाद या गुलाम को भेज दे। फिरोज ने सैनिकों को वजह यानी भूमि अधिन्यास अर्थात नगद वेतन की जगह भू राजस्व द्वारा देय वेतन दिया। उसने इतलाकनामा अधिन्यास यानी आज्ञा पत्र अर्थात इतलाक, जो लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्त पत्र था, का प्रचलन किया। खुद फिरोज तुगलक ने एक बार अपने एक सैनिक को रिश्वत देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के संपूर्ण इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा युग था। किसी भी कारीगर को राजा के साथ चलने की अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती थी जब तक वह घूस देकर नगर अधिकारी से रईसे शहर अनुमति पत्र प्राप्त नहीं कर लेता था। फिरोज ने दाग प्रथा में ढील दी, खत्म नहीं किया था। इंसाए महरू के लेखक आईने मुल्क बताता है कि फिरोज तुगलक के काल में सभी सरकारी कर्मचारी यह अभिमान व्यक्त करते थे कि उन्होंने किसी नागरिक को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्होंने केवल राज्य का धन लूटा है। फिरोज तुगलक की यह तुष्टीकरण की नीति खुद के लिए भी थी। उसने स्वयं को यह कहकर संतुष्ट कर लिया कि ऐसे क्षेत्रों में ही अपनी सत्ता स्थापित की जाए जिनको केंद्र से आसानी से प्रशासित किया जा सके। यही कारण है कि उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। कुल मिलाकर उसके काल में दिल्ली सल्तनत में ना ही वृद्धि और ना ही कमी आई। ठीक है, रूढ़िवादी मुस्लिम धर्मशास्त्री ये थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं ब्रैकेट वाला। नंबर 1, फिरोज तुगलक के शासनकाल में ना ही कोई मंगोल आक्रमण हुआ और ना ही कोई अकाल पड़ा था। नंबर 2, हफीफ के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज के ही काल में मदिरा विभाग की स्थापना हुई। फिरोज संगीत का संरक्षक था और शराब का शौकीन था। हफीफ के अनुसार दिल्ली के किसी भी सुल्तान के पास इतनी अधिक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी जितनी फिरोज के पास थी। फिरोज ने व्यक्तिगत संपत्ति संभालने हेतु एक पृथक विभाग का निर्माण किया था। नंबर 3, अनुवाद विभाग।
फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी एवं अकबर द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। नंबर 4, दिल्ली सल्तनत में उदार का कल्याणकारी थे। दिल्ली सल्तनत में उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद की अवधारणा सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, लेकिन इस अवधारणा को व्यापक रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय फिरोज तुगलक को जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे रूढ़िवादी मुस्लिम धर्मशास्त्री। बर्नी कहता है कि फिरोज के शासन में जो शांति एवं समृद्धि दिखती है वह उलेमाओं के समर्थन के कारण थी। इस वर्ग को संतुष्ट करने के लिए फिरोज ने स्वयं को सच्चा मुसलमान तथा सल्तनत को सच्चा मुस्लिम राज बताया है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि फिरोज ने उलेमा वर्ग को राज्य की नीति तय करने की छूट नहीं दी थी, यद्यपि वह उनको महत्व अवश्य देता था। जैसे नंबर 1, फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए सर्ब, जो कि कुल उपज का 10% होती थी, लगाया। यह कर लगाने से पहले उसने उलेमाओं से अनुमति ली। यही उसके द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर थी। इस कर से उसे प्रति वर्ष 2 लाख टंके की आय होती थी। यह धनराशि वह विद्वानों के संपोषण पर खर्च करता था। नंबर 2, फिरोज अपनी आत्मकथा में बताता है कि उसने शासन के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली। उसके अनुसार उसे पैगंबर मोहम्मद साहब के पाँव की छाप उपहार में प्राप्त होती रही है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा है। सीरत ए फिरोजशाही का लेखक बताता है कि फिरोज को क्रमशः अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अबू बकर मुतवक्किल अल्लाह से मानाभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। उसे पहला मंसूर ईद के दिन 17 दिसंबर 1355 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। आगे है नंबर 3 पॉइंट, संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने को रोक लगा दिया गया ताकि महिलाएं लोगों की कामुक नज़रों से बची रहें। नंबर 1, इसका पूरा नाम खलीफा अल हाकिम बिन अमरिल्लाह अबुल फ़तेह अली बकर बिन अबी रबी सुलेमान था। बाप रे बाप, इतना लंबा नाम। नंबर 4, जजिया को पृथक कर बनाया और उसे ब्राह्मणों पर भी लगाया, जिससे अभी तक वह मुक्त थे। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। नंबर 5, महल के सुंदर भित्ति चित्रों को मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। भोजन हेतु सोने एवं चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी का या जरीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र को बने हुए वस्तुओं पर रोक लगा दी। नंबर 6, गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया। हफीफ के अनुसार हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते, बदले में सुल्तान से पद एवं धन प्राप्त करते थे। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट है, फिरोज ने महदी नेता रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी क्योंकि उलेमाओं के अनुसार वह गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। उसने अहमद बिहारी को मरवा दिया क्योंकि उसके अनुयायियों ने ईश्वर घोषित किया था। फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राज्य का चरित्र इस्लामिक घोषित किया।
उसने फ़िक़्ह फ़िरोज़ शाही कानूनों को फ़िरोज़ाबाद की जमा मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण कराया। वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला ही सुल्तान था। इन्हीं सब कारणों से आरसी मजुमदार महोदय ने उसे एक धर्मांध सुल्तान एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रज घोषित किया है। यह सत्य है कि फ़िरोज़ अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में धर्मांध हो गया था, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि फ़िरोज़ ने ऐसा भी कार्य किए जहाँ वह एक योग्य एवं मानवतावादी एवं रचनात्मक प्रतिभा का धनी शासक नज़र आता है। ठीक है, क्या क्या काम किए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, उसने दलाले बाजार रहा यानी क्रय विक्रय कर, गृह कर, चारागाह कर सहित 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 करों यानी जजिया, ज़कात, खराज एवं खुम्स को लगाया, क्योंकि इस्लाम इतने ही करों की मान्यता देता है। इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देता है, अर्थात 1/5 राज्य एवं 4/5 सैनिकों को दिया। खराज की दर 1/5 भाग रखा। नंबर 2, हफ़ीफ़ के अनुसार फ़िरोज़ ने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी से संपूर्ण राज्य के लगान को अनुमान के आधार पर निश्चित करवाया। इसने 6 वर्षों तक देश का दौरा किया। तत्पश्चात खालसा भूमि पर 6 करोड़ 85 लाख टन का लगान निश्चित किया। हालांकि हफ़ीफ़ ने भी यह एक अन्य जगह यह राशि 6 करोड़ 75 लाख टन का बताई है। इसमें दोआब का राजस्व शामिल नहीं था। दोआब का राजस्व 80 लाख टन का हफ़ीफ़ बताता है। मोरलैंड के अनुसार मुस्लिम युग की यह प्रथम घटना थी जिसके द्वारा सुल्तान की आय जानने का प्रयास किया गया। महत्वपूर्ण है कि फ़िरोज़ तुगलक के संपूर्ण काल में राजकीय भूमि से इतनी ही आय होती थी, क्योंकि आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भूमि सर्वेक्षण कराने के कारण ही एल्फिंस्टन एवं इलियट ने फ़िरोज़ को सल्तनत युग का अकबर कहा है। नंबर 3 पॉइंट क्या है देखते हैं। दिल्ली में 1200 बाग, सलोरा बांध पर 80 बाग, चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाया तथा अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। यहाँ काले एवं सफ़ेद अंगूर होते थे। इन बागों से उसे 1,80,000 टन की आय होती थी। फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि विस्तार के लिए 2 करोड़ टन का अधिकारियों को दे दिया था। फ़िरोज़ ने सार्वजनिक रूप से ऋण पंजिकाओं को नष्ट करा दिया। मोहम्मद तुगलक ने जिन लोगों को दंडित किया था उसने सदिच्छा पत्र लिखवाया कर सुल्तान के मकबरे के सामने एक पेटी में रखवा दिया। फ़िरोज़ स्वयं को राज्य का ट्रस्टी तथा जनता की भलाई के लिए जिम्मेदार समझता था। नंबर 4, फ़िरोज़ ने सूबेदारों द्वारा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया ताकि वे किसानों पर भार न डाल सके। नंबर 1, बर्नी बताता है, ये पॉइंट वाले नोट्स हैं, नोट्स में जो लिखा है ये देखते हैं। बर्नी बताता है कि शुरुआती वर्षों में फ़िरोज़ ने उत्पादन के अनुसार कर निर्धारण किया था। बर्नी तो इस आदेश को उसके शासन में स्थायित्व लाने का दूसरा कारण बताता है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नंबर 5वां पॉइंट, ठीक है, यहाँ से देखते हैं।
ठीक। 5वां पॉइंट, फिरोज पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की, ताकि हिंदू आचार विचार की बेहतर समझ हो सके। अजीजुद्दीन किरमानी उर्फ खालिद खानी द्वारा इन संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद दलाइल फिरोजशाही के नाम से हुआ, जो कि दर्शन एवं नक्षत्र विज्ञान पर आधारित है। सर्वप्रथम इसी युग में संगीत, औषधि आदि पर रचित संस्कृत पुस्तकों का सबसे अधिक संख्या में फारसी अनुवाद हुआ। नंबर 6, सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद हुआ, जो कि भारतीय संगीत का पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। नंबर 7, फिरोज के काल में गया में एक सूर्य मंदिर बनाया गया। इसके संस्कृत शिलालेख में फिरोज तुगलक का नाम 2 बार आया है। फिरोज तुगलक ने श्रीपाल चरित्र के लेखक जैन राजशेखर को सम्मानित किया। राजगीर शिलालेख में वर्णित है कि पार्श्वनाथ मंदिर की मरम्मत फिरोज के आदेश पर ही हुआ था। फिरोज ने 3 हिंदू सरदारों को सम्मानपूर्वक अपने साथ दरबार में फर्श पर भी बैठने दिया। फिरोज तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अनेक मानवतावादी कदम उठाया। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट देने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिया। बर्नी के अनुसार फिरोज ने सियासत यानी मृत्यु दंड पर निषेध कर दिया, जो उसके शासन में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था। उसने घोषणा की, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूलना ही नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था है। नंबर 1, नहरें। फिरोज ने अनेकों नहरों का निर्माण कराया। हफीफ केवल 2 नहरों का ही उल्लेख करते हैं, परंतु तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद ने विस्तृत रूप से 4 नहरों का उल्लेख किया है। उसने 100 पुलों, 150 कुओं, 5 नहरों का निर्माण करवाया था। इसमें से अधिकांश नहरें वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में थीं। फिरोज ने सतलज नदी पर उल्लुक खानी नहर तथा यमुना नदी पर रजवाही नहर का निर्माण कराया था। ये दोनों नहर करनाल में एक दूसरे से मिलती थीं और इससे हिसार नगर को पानी की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे चलकर अकबर ने इस नहरों को पुनः चलवाया और शाहजहाँ के समय उसे बढ़ाकर दिल्ली तक पहुंचा दिया गया। भारत में 19वीं सदी तक ज्ञात नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछवाया था। उल्लुक खानी नहर 150 मील लंबी उसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर थी। इसके बाद राजवाही या रजबवाह नहर 96 मील लंबी का स्थान आता है। फिरोज शाही नहर सतलुज से निकाली गई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट, फिरोज ने हौज इलाही यानी अलाउद्दीन खिलजी का तालाब तथा हौज ए शमसी की मरम्मत कराकर पुनः खोल दिया। आत्मकथा में कहाता है कि लोग इन कुओं का पानी बेचते थे,
जिसे मैंने बंद करा दिया था। फिरोज ने 100 लाख टंका गरीब किसानों में बांटा ताकि वे अपनी भूमि को आबाद कर सके। हफीज़ के अनुसार इसका लाभ मात्र मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी मिला। नंबर 3, फिरोज ने 5 दारुल शिफा खैराती औषधालय खुलवाया। 5 खुलवाया था, ठीक है। नंबर 4, हफीज़ फिरोज द्वारा निर्मित 7 बांधों फतह खां, मालदा, शुक्र खां, शाहपनाह, सालूरा, महिपालपुर और बांधे वजीराबाद का उल्लेख करता है। नंबर 5, फिरोज ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण कराया। कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। नंबर 6, फिरोज ने बंजर भूमि को पुनः प्राप्त किया और इससे प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों पर व्यय किया। नंबर 7, फिरोज ने दीवान खैरात स्थापित किया ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 8 पॉइंट, दीवान खैरात के अंतर्गत ही उसने विवाह विभाग की भी स्थापना की। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवान खैरात के लिए दान दिया था। नंबर 9, फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरत ए आम की स्थापना किया। मलिक गाजी सहना फिरोज का प्रमुख वास्तुकार तथा अब्दुल हक उर्फ हाजिर सोनधार उसका सहायक था। फिरोज ने निजामुद्दीन औलिया, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन बहराम, रुकुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक का दारुल अमान अर्थात मेरे स्वामी का मकबरा, पूर्व सुल्तानों एवं सूफियों के मकबरों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान दिया तथा उसकी समाधियों की मरम्मत कराया। उसने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत तथा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। नंबर 10, फिरोज ने अपने भाई जौना खां की याद में 1359 से 1360 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना की। फिरोज ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजपुर, दिल्ली के दक्षिण में फिरोजाबाद आदि प्रमुख हैं। हफीज़ फिरोज द्वारा निर्मित नगरों में हिरनीखेरा, तुगलकपुर, सफदम आदि का भी उल्लेख किया है। हफीज़ फिरोज द्वारा निर्मित 9 भवनों या कुस्मकों का उल्लेख करता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी 1350वीं ईस्वी में बदायूं में फिरोजपुर के निर्माण का उल्लेख करता है, जिसे जनता आखिरीनपुर अंतिम नगर कहती है। नंबर 11, फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे, जिनकी कुल संख्या 1,80,000 थी। इसमें से 12,000 दास कारखानों में तथा 40,000 शाही महल में सुल्तान की सेवा में नियोजित थे। फिरोज ने गुलामों का भी अलग विभाग बनवाया, जिसे दीवान बंदगान कहा जाता है। इसका प्रमुख वकीले दर होता था। नंबर 11, इसके बाद नंबर 12, फिरोज ने 36 कारखाने स्थापित करवाए। सुल्तान ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। आगे, प्रांतीय सूबेदारों एवं अमीरों को निर्देश था कि वे कर या उपहार के रूप में सुल्तान को दास भेजें। व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला वह
पहला सुल्तान था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं में बदल दिया। नंबर 13, सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी। नंबर 14, फिरोज तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को मीनारे जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहा और उसे टोपर यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित से दिल्ली मंगवाया। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ही दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का एक असफल प्रयास किया था। शम्स सिराज हफीफ, जो उस समय 12 वर्ष का था, बताता है कि फिरोज ने एक स्तंभ फिरोजाबाद के कोटला में तथा दूसरे को पहाड़ी पर स्थित कुश्क-ए-शिकार यानी शिकारगाह में खड़ा किया। अशोक स्तंभ को फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अशोक स्तंभ मंगाए जाने का सर्वप्रथम विवरण सीरत-ए फिरोजशाही में मिलता है। इसके अज्ञात लेखक के अनुसार फिरोज ने कैप्स्टन यानी चरखी नामक यंत्र की मदद से अशोक स्तंभों को 1367 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्के। सिक्के क्या है? सिक्के फिरोज के सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित है। उसने चहल को हस्तगानी 48 और ससगनी सिक्के तैयार करवाए। चांदी का ससगनी 6 जितल के बराबर था। फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं बीख नामक तांबा एवं चांदी के सिक्के चलाए। उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतह खां का भी नाम अंकित कराया। फिरोज के उपर्युक्त प्रयासों का यह परिणाम निकलता है कि हफीफ को कहना पड़ा, हर तरफ इतनी प्रसन्नता थी कि लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को भूल गए। वस्तुतः भी अलाउद्दीन के काल की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से सस्ती थी। किसानों की कोई महिला आभूषण विहीन नहीं थी। उसके काल में ऐसी सर्वत्र खुशहालता थी कि आगे देखते हैं, गरीब लोग भी अपनी पुत्रियों का विवाह किशोरावस्था में कर सकते थे। अब से लड़कियों को परिवार की आय में सहयोग देने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बर्नी कहता है कि जब 1351 ईस्वी में फिरोज तख्त पर बैठा तो मुसलमानों और हिंदुओं के दिल को राहत नसीब हुआ। 1357 ईस्वी तक खुद एवं मुकद्दम अमीर हो गए थे। फिरोज के नरम उपायों के कारण प्रशासन में स्थायित्व आया। हिंदू मुस्लिम प्रजा प्रसन्न हुई और वह हर कोई अपने पेशे में जुट गया। फिरोज तुगलक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला नंबर, फिरोज तुगलक 1374 ईस्वी से 75 ईस्वी में बहराइच स्थित संत सालार मसूद गाजी के दरगाह पर गया। एक बार इस सूफी ने फिरोज को स्वप्न में दर्शन दिया था, जिससे उसने अपना मुंडन करा लिया। देखा देखी अमीरों ने भी अपना मुंडन करा लिया। नंबर दूसरा, फिरोज तुगलक प्रारंभ में अजोधन के फरीदुद्दीन गंज सकर के एक अनुयायी के रूप में प्रसिद्ध था, किंतु धीरे धीरे वह कहरबंदी होता गया। नंबर 3, फिरोज तुगलक शबरात मनाता था। शबरात होना, सुबह रात होना चाहिए, शबरात, चलो जो भी है, सुबह रात वैसे हम तो सुने हैं। शबरात मनाता था, जिसे औरंगजेब ने बंद करा दिया था। नंबर 4, खाने जहां मलिक मकबू कवामुल मुल्क प्रथम फिरोज का वजीर था।
उसकी उपाधि एवं उपनाम मसंदे आली यानी आजमे हुमायूं उल्लुग कतलुग थी। वह अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। खाने जहां मकबूल का मूल नाम कन्नू यानी फूल था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का गुलाम बना। वह तेलंगाना का ब्राह्मण था। जब उसने इस्लाम कबूल किया तब उसका नाम मोहम्मद तुगलक ने मकबूल रखा। उसे कवामुल मुल्क की उपाधि भी मिली थी। मोहम्मद ने उसे नायब वजीर तथा फिरोज ने वजीर का पद दिया था। उसे फिरोज अपना भाई कहता था। फिरोज तुगलक ने एक बार कहा था कि खाने जहां ही दिल्ली का महान और वास्तविक सुल्तान है। फिरोज उसे प्रति वर्ष 13 लाख टन का वेतन देता था। उसकी मृत्यु के पश्चात फिरोज तुगलक ने उसके पुत्र जूना खां को उसका पद एवं उपाधि प्रदान किया। ठीक है, आगे नंबर 5, फिरोज ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग दीवान रिसालत का गठन किया। सभी यहाँ तक कि वजीर एवं शहजादे भी अपनी शिकायतों के निदान के लिए इस विभाग में आवेदन कर सकते थे। संभवतः वकील दर इस विभाग का प्रमुख होता था। नंबर 6, फ़िक़्ह फ़िरोज़ शाही के नाम से फिरोज तुगलक ने फ़ारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। वहीं औरंगजेब ने अरबी भाषा में फ़तवा आलमगीरी जो कि इस्लामी कानूनों का संग्रह थी तैयार करवाया। नंबर 7, फिरोज तुगलक ने खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम रखे, लेकिन ऐबक खुसरव शाह आदि का नाम इसमें शामिल नहीं किया। 8वां नंबर, फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या 5 थी। नंबर 9, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग, सोहरत आम यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवान खैरात, दीवान बंदगान यानी दास विभाग एवं बेरोजगारी के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी। वाह। नंबर इसमें नोट्स में देखते हैं, उसने खुतबे में कुल 9 पूर्व शासकों के नाम का उल्लेख करता है। पहला सियाबुद्दीन बिन साम यानी मोहम्मद गौरी, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा नसीरुद्दीन महमूद, चौथा बलबन, पांचवा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, छठवां अलाउद्दीन खिलजी, सातवां कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, आठवां यासुद्दीन तुगलक एवं नौवां मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज के 2 उत्तराधिकारियों नासिरुद्दीन मोहम्मद एवं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम भी खुतबे में कालांतर में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे फिरोज तुगलक के अभियान। बंगाल, पहला है बंगाल। सीरत फिरोज शाही के लेखक के अनुसार एक बार बंगाल का शासक हाजी इलियास जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित था, रोग के निदान हेतु बिना फिरोज से पूछे उसके राज्य में प्रवेश कर बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चला गया था। अतः इसी बात से खिन्न होकर फिरोज ने बंगाल पर हमला किया। फिरोज ने 1353 ईस्वी एवं 1359 ईस्वी में 2 बार बंगाल पर असफल अभियान किया। 1353 वाले अभियान के समय बंगाल का शासक शमसुद्दीन हाजी इलियास था, जिसकी राजधानी पांडुआ थी। 1359 ईस्वी में हुए दूसरे अभियान के समय वहां का शासक सिकंदर था। आक्रमण के समय बंगाल के शासक एकदला दुर्ग में छिप जाते और फिरोज दोनों बार एकदला दुर्ग जीतने में असफल रहा। फिरोज तुगलक ने एकदला को आज़ादपुर कहा। उसने पांडुआ का नाम फिरोजबाद रखा। इसी समय फिरोज ने कहा, मैं किसी मुसलमान का खून नहीं
बहा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसमें तथा असभ्य मंगलों के बीच क्या अंतर रहेगा। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के 2 प्रयत्न असफल हुए। जाजनगर यानी उड़ीसा, ठीक है, आगे उड़ीसा को देखते हैं। 1360 ईस्वी में फिरोज ने जाजनगर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक भानुदेव तृतीय भाग गया और फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया। छी बाप रे बाप। नगरकोट 1361 ईस्वी में फिरोज ने कांगड़ा में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट जीत लिया। फिरोज ने यहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और यहाँ की मुख्य मूर्ति को मदीना भिजवा दिया। हद है यार। यहीं से 1300 संस्कृति की किताबों को पाया, जिसका उसने अनुवाद भी कराया था। ठट्टा अभियान। फिरोज तुगलक का अंतिम अभियान सिंध के ठट्टा पर हुआ। हफीफ के अनुसार यह सल्तनत के इतिहास का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। फिरोज ने एक बार कहा भी था, अच्छा होता मैं ठट्टा ना गया होता। उसने 1362 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। इस अभियान में 500 नौकाओं का बेड़ा भी साथ ले गया था। सिंध में जाम बाबनिया ने फिरोज का मुकाबला किया। इसी समय फिरोज अपनी सेना के साथ कच्छ के रण में फंस गया। वह 2.5 वर्ष 1365 से 1367 ईस्वी तक सिंध में रहा। उच्च के सूफी सैयद हुसैन बुखारी ने मध्यस्थता कर फिरोज एवं बाबनिया के बीच समझौता करा दी। फिरोज ने जाम एवं बाबनिया को दिल्ली लाकर सराय मलका नामक बस्ती में रखा, जिसका नाम जनता ने सराय ठट्टा रख दिया था। आगे फिरोज ने निचले सिंध में तमाची की नियुक्ति की थी। कुछ समय बाद तमाची ने विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। 1363 ईस्वी में सुल्तान गुजरात में रहा और वहाँ शांति स्थापित की। यही गुजरात में फिरोज ने बहमनी वंश के विद्रोही सरदार बहराम के आग्रह पर दौलताबाद पर आक्रमण की घोषणा की, किंतु खान जहाँ के परामर्श पर उसने यह योजना त्याग दी। हफीफ के अनुसार इसी समय अश्रुपूर्ण नेत्रों से फिरोज ने कहा कि मैंने इस्लाम धर्म के लोगों से आगे कभी युद्ध नहीं करने का निश्चय कर लिया है। फिरोज ने बाबर के संदेशवाहक को भी लौटा दिया, जो बुक्का के विरुद्ध फिरोज की सहायता हेतु आए थे। 1367 ईस्वी के बाद फिरोज ने सीमा के बाहर अभियान का विचार त्याग दिया और शिकार अभियानों से संतुष्ट रहा। ठट्टा अभियान के पश्चात फिरोज ने घोषणा कर दिया कि वह भविष्य में और कोई सैनिक अभियान नहीं करेगा। विद्रोह। जब राजा शस्त्र त्याग देता है ना, तो उसके विरुद्ध विद्रोह तो होता ही है। चलिए अब देखते हैं। फिरोज तुगलक के समय पहला विद्रोह 1376 से 1377 ईस्वी में गुजरात के सूबेदार दामगानी ने किया। फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में किसी सूबेदार का यह पहला एवं अंतिम विद्रोह था और उसे दबाने के लिए किसी सेना की आवश्यकता भी नहीं हुई। फिरोज के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही उसकी बहन खुदाबंद ज़ादा ने फिरोज के जीवन का अंत कर अपने पुत्र दवार मलिक को सुल्तान बनवाने हेतु षड्यंत्र रचा था। फिरोज का यह नियम था कि प्रत्येक शुक्रवार की नमाज के पश्चात वह बहन खुदावंद ज़ादा को देखने जाता था। खुदावंद ज़ादा को अपनी बहन को देखने जाता था। दूसरा विद्रोह इटावा में 1377 ईस्वी में हुआ। रुहेलखंड कटेहर के शासक कड़कू ने 2 सैयदों की हत्या कर विद्रोह किया था।
सभी विद्रोह फिरोज शाह तुगलक ने सफलतापूर्वक दबा दिया, परंतु कटिहार के विद्रोह को दबाने के लिए फिरोज स्वयं यहाँ आया। वह 5 वर्षों में प्रति वर्ष एक बार यहाँ आया और दंडात्मक अभियान किया। बताया जाता है कि इस विद्रोह का इतनी निर्ममता से दमन किया कि स्वयं मृत सैयदों की आत्माएं उठकर फिरोज से अत्याचार बंद करने की प्रार्थना करने लगी। वार्य अतिशयोक्ति, ये सब हाइपरबोलिक की सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत के पतन में फिरोज की भूमिका क्या थी, आगे पढ़ते हैं। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आच्छादित अर्थात ढक दिया गया। यह भी कहा गया है कि वह तो मोहम्मद बिन तुगलक नीतियाँ ही थी जिसने सल्तनत में दरार उत्पन्न हो गई और फिरोज इसी को पाटने में ही अपना सारा समय लगा दिया था। कुल मिलाकर इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा मानता है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से कुलीनों, सेना एवं उलेमाओं में असंतोष पैदा हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत के सामने आसन्न विघटन की समस्या थी। इसी समस्या के समाधान हेतु फिरोज को तुष्टीकरण की नीति अपनानी पड़ी। हालांकि इस नीति के परिणाम स्वरूप अच्छे नहीं रहे। सुल्तान एक छोटे से अल्पतंत्र पर निर्भर हो गया। सुल्तान का पद एवं केंद्रीय प्रशासन कमजोर हुआ, सेना में भ्रष्टाचार फैला एवं सैन्य तंत्र कमजोर हुआ। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत की कमजोरी को जग जाहिर कर दिया। डी कौसम्बी महोदय भी फिरोज को दोष मुक्त करते हैं। उनके अनुसार सामंती काल का नाजुक रूपांतरण फिरोज तुगलक के दौर में पूरा हुआ, लेकिन अंततः फिरोज नीचे से पनप रहे सामंतवाद के आगे पस्त हो गए। यह सही है कि फिरोज ने तुष्टीकरण की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि वह मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं से प्रभावित था, अतः उसके सामने समस्याएं थीं। लेकिन ऐसी समस्याएं तो अलाउद्दीन खिलजी एवं अकबर को भी शुरुआती वर्षों में झेलनी पड़ी थी। लेकिन जब एक बार शासन पर पकड़ मजबूत हो गई तो अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम उन्हीं उद्दंड अमीरों पर नकेल कसी जिनके बल पर उसने कड़ा से दिल्ली की यात्रा की थी। अमीरों को इस कदर नियंत्रित किया कि उसका काल अमीरों के लिए आतंक काल के रूप में जाना गया। दूसरे, उसने उलेमाओं को भी राजनीति से अलग कर दिया। खुद अकबर को शुरुआत में बैरम खां के संरक्षण में रहना पड़ा और जब इससे मुक्ति पाई तो 1560 से 1562 ईस्वी के बीच स्त्रैण या पर्दा शासन में फंस गया। उलेमाओं का उस पर जो प्रभाव था सो था ही। उसे उलेमा अब्दुनबी के चप्पल तक उठाना पड़ा। लेकिन जब इसी अकबर ने शासन करने की ठान ली तो वह उलेमाओं के विरुद्ध हथियार उठाने से भी नहीं हिचकिचा। यही वह गुण थे जो कि अकबर को महान बताते हैं। दुर्भाग्यवश फिरोज ऐसी किसी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन न कर सका। उसने तत्कालीन लाभ के लिए दीर्घकालीन घाटे का रास्ता चुना। यह सत्य है कि फिरोज तुगलक सल्तनत के पतन के मौलिक कारणों का जन्मदाता नहीं था, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि वह इस कारणों का गति प्रदाता अवश्य था। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी, चलिए आगे पढ़ते हैं। 1374 ईस्वी में फिरोज के ज्येष्ठ पुत्र एवं राज्य के उत्तराधिकारी
फतह खां की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात फिरोज के दूसरे पुत्र जफ़र खां की भी मृत्यु फिरोज के जीवन काल में ही हो गई थी। बताओ, पिता जीवित है, बेटा लोग मर जा रहे हैं। अपनी वृद्धावस्था के कारण 1387 ईस्वी में फिरोज ने शहजादा मोहम्मद को नसीरुद्दीन महमूद शाह की पदवी देकर समस्त शाही प्रतीक उसके हस्तांतरित कर दिया। महत्वपूर्ण है कि खुतबे में दोनों सुल्तानों के नाम संयुक्त रूप से पढ़े जाते थे तथा सिक्कों पर भी दोनों के नाम अंकित किए जाते थे। एक प्रकार से यह राजत्व का विभाग था जो कि फिरोज तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद शाह विलास प्रिय था, अतः फिरोजी दासों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हफीज़ के अनुसार विद्रोह का मूल कारण बशीर की संपत्ति प्राप्त करना था। विद्रोहियों ने वृद्ध सुल्तान फिरोज तुगलक को कुस्के नज़ुल से निकाला और पालकी में बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया ताकि वह मोहम्मद शाह के सैनिकों का अत्याचार देख सके। मोहम्मद शाह सल्तनत छोड़ के सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, अतः फिरोज ने मोहम्मद खां की राजकीय उपाधि अपने बड़े पुत्र फतह खां के पुत्र तुगलक शाह को दी और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके थोड़े समय पश्चात सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु हो गई। सितंबर 1388 ईस्वी में तुगलक शाह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सुल्तान बना। फरवरी 1389 ईस्वी में जफ़र खां का पुत्र अबू बक्र सुल्तान बना। रकनुद्दीन जुंदा उसका वज़ीर बना। अबू बक्र ने दिल्ली के पूर्वकालीन शासकों के हाथी एवं कोष पर अधिकार कर लिया। अगस्त 1390 ईस्वी में मोहम्मद फिरोज तुगलक का पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दोबारा सुल्तान बन बैठा। शहजादा मोहम्मद फिरोज के नायब के रूप में कार्य कर चुका था। मोहम्मद शाह की 1394 ईस्वी में जलीसर में, जहां उसने अपने नाम पर मुहम्मदाबाद दुर्ग बनवाया था, में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात 6 हफ्तों के लिए हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से सुल्तान बना। इसके पश्चात सरदारों ने इसके छोटे भाई नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाया। आगे है नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी। ठीक है, ये पढ़ते हैं। यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। यही दिल्ली का अंतिम तुर्की सुल्तान भी था। इसी समय तुगलक वंश के 2 शासकों नसीरुद्दीन महमूद एवं नसरत शाह ने एक साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। बदायूं के अनुसार उन्होंने शतरंज के बादशाहों की भांति आचरण तथा संघर्ष किया। महमूद दिल्ली से शासन करता था, वही नसरत शाह फिरोजाबाद से। इसी पर कहा गया है कि जहाँपनाह दिल्ली के सुल्तानों की पदवी की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। नसीरुद्दीन महमूद शाह का वजीर मल्लू इकबाल था, जिसके भय से एक बार सुल्तान कन्नौज पलायन कर गया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान गुजरात भाग गया था। फरवरी 1413 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की कैथल में मृत्यु हो गई। 1413 ईस्वी में दौलत खां लोदी को सरदारों ने सुल्तान बनाया। हालांकि अफगान दौलत खां ने कभी भी शाही उपाधि ग्रहण नहीं की। 1414 ईस्वी में खिज़ खां ने उसे हटाकर सैयद वंश की नींव डाल दी।
अमीर तैमूर लंग। ठीक है, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। जन्म जो है वो 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना के कैच यानी केस उर्फ शहर सब्ज यानी हरित नगर में हुआ था। जाति जो इसकी है वो बरलास नस्ल की गुरकन शाखा का चगताई तुर्क था, परंतु चंगेज खां से रक्त संबंध का दावा करता था। उपाधि जो इसकी थी पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा, साहिबे किरान, भाग्यशाली भविष्य का स्वामी इसकी उपाधि थी। राजधानी जो इसका था समरकंद था। आत्मकथा जो था मलफजाते तिमूरी या तुझके तैमूरी, जिसे उसने मूलतः चगताई तुर्की में लिखा था। अबू तलीब द्वारा फ़ारसी में इसका अनुवाद किया गया। जफ़रनामा यह सरफुद्दीन अली यजदी द्वारा लिखित तैमूर का सरकारी इतिहास था। यह पुस्तक तैमूर की मृत्यु के 19 वर्ष बाद प्रकाशित हुई थी। भारत पर आक्रमण। खैबर दर्रे को पार कर तैमूर ने भारत में प्रवेश किया। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। शासक नसीरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया। भगौड़ा था एक नंबर का। उसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति थी। अरे तैमूर भैया, अलाउद्दीन के समय आप आक्रमण करते तो आपको आपकी हैसियत दिखा देता। ये तो डरपोक था नसीरुद्दीन। अतः 15 दिन तक दिल्ली में लूट मार करने के पश्चात वह मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा आदि को लूटते हुए वापस समरकंद चला गया। जम्मू के राजा की पराजय के बाद कश्मीर के सिकंदर शाह ने तैमूर की अधीनता स्वीकार करते हुए अपना संदेश भेजा। उसका समकालीन बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह था। फिरोज शाह ने तैमूर का भारत में स्वागत करते हुए अपने दूत उसकी राजधानी समरकंद में भेजा। तैमूर ने फिरोज शाह को अपना पुत्र कहकर उसे दक्षिण का राज्य उपहार में दिया, जो फिरोज के अधिकार में पहले से था, और साथ ही गुजरात एवं मालवा भी दिया, जो उसके अधिकार में नहीं थे। जाने से पहले तैमूर ने खिज़्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर ने खिज़्र खां को दिल्ली भी सौंप दिया था, क्योंकि सुल्तान भाग गया था। लेकिन तैमूर के जाने के बाद सुल्तान महमूद शाह पुनः लौट आया। अतः खिज़्र खां दिल्ली से हटकर मुल्तान एवं पंजाब के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखते हुए चला गया। ध्यातव्य है कि इसी के आधार पर तैमूर के वंश बाबर ने भारत पर अपने अधिकार का दावा किया था। तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर की मुसलमान स्त्रियों ने जौहर किया था। भटनेर का शासक कमालुद्दीन था। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से अत्यधिक प्रभावित हुआ और अपनी राजधानी समरकंद में दिल्ली के कारीगरों को लगाया। 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। समरकंद में भारतीयों द्वारा निर्मित मकबरे में उसे दफनाया गया। तैमूर को मानव इतिहास के सर्वाधिक साहसी एवं विध्वंसक विजेताओं में शामिल किया जाता है। आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश पढ़ेंगे। ठीक है, ये लोग छोटा छोटा पार्ट है। सैयद वंश, फिर आएगा आपका इधर आ जाएगा लोधी वंश, बस ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत यहाँ ख़त्म, फिर बहलोल लोधी है, फिर ये थोड़ा सा है पॉइंट सिकंदर लोधी, फिर ये बस ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आप सभी से बोल देते हैं कि प्लीज़ वीडियो को देखने के पश्चात आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है भाई, आप लोगों का पैसा नहीं लगता है लाइक करने में। अगर आप लाइक कर देंगे तो हमें कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ, हमारे वीडियो को कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।